नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आवृत्ति। ठीक है, यानी कि हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत कैपिटल एच और स्मॉल जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। चलिए नेक्स्ट, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो हर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ध्वनि का तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ध्वनि का तरंगदैर्ध्य। चलिए इसका व्याख्या देखिए। देखिए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि श्रीलनेस या तारत्व यानी कि पिच को निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तीखी है। ठीक है, और उसका तारत्व अधिक है। ठीक है, अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तीखी है और उसका तारत्व अधिक है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि का तारत्व कम है। ठीक है, सामान्यतः एक महिला की आवाज एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। ठीक है, एक महिला की आवाज एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य व्युत कर्मानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य व्युत कर्मानुपाती होती है। ठीक है, अतः यह सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, तरंगदैर्ध्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और ध्वनि अधिक तीखी होगी। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों आवृत्ति। व्याख्या देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, यानी कि वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है,
वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। इसका व्याख्या देखिए, किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ध्यातव्य है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा किसके? तो इसका आंसर दोस्तों एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। ठीक है, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। इसका व्याख्या देखिए, 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल यानी कि डीबी में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक। ठीक है दोस्तों, 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। इसका व्याख्या देखिए, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गाल्टन जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सीटी का निर्माण किया था। तो वो सीटी को बजा करके जो है अल्ट्रासोनिक तरंग को जो है उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। व्याख्या देखिए, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ध्यातव्य है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम
पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यातव्य है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अवश्रव्य तरंगे यानी 20 हर्ट्ज से कम, पराश्रव्य तरंगे यानी 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि यानी कि इको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, कितना है दोस्तों? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमान के अनुसार 330 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए ध्वनि का वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया माध्यम, ये है ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर और इसमें ध्वनि का वेग दिया गया। देखिए शुष्क वायु में अगर ताप 0 डिग्री सेल्सियस है तो ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, अगर शुष्क वायु में 25 डिग्री सेल्सियस ताप है तो ध्वनि का वेग 346 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस ताप अगर रहेगा तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, आसूत जल यानी कि फिल्टर्ड वाटर में जो है ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है 1498 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, समुद्री जल यानी कि इसमें नमक मिला हुआ रहता है तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें ध्वनि का वेग 1531 मीटर प्रति सेकेंड होगा। स्टील में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग 5960 मीटर प्रति सेकेंड है। एल्यूमिनियम में ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 6420 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम का हो गया, लोहा में ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5950 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कांच में यानी कि फ्लिंट में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग 3980 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है इतना में जो है ये एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों पराध्वनि तरंगे। ठीक है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, व्याख्या देखिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पराध्वनि तरंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तकनीक में पराध्वनि तरंग का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ध्वनि। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।